So let us continue the next subchapter, that is the interwar economy. इस पर्टिकुलर चैप्टर में या सब चैप्टर में हम स्पेसिफिकली जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसकी क्या सिचुएशंस रहीं, वर्ल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के स्तर पर क्या चेंज आया। और बेसिकली इसमें एक ड्रामेटिक चेंज जो वर्ल्ड सिनेरियो में हमें देखने को मिला वो ये था कि अमेरिका जो है सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन के उभरा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। लेट्स अस स्टार्ट इट। सो सब चैप्टर 3, द इंटर वॉर इकोनॉमी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक, लगभग 4 साल, वॉज मेनली फॉट इन यूरोप। ये हमें पता है कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ही मेजर वॉर चल रही थी जिसे हम वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं। यस, बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन इसका जो असर था पूरी दुनिया पर पड़ा। Notably, for our concerns in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. स्पेसिफिकली इस चैप्टर के परिदृश्य से या इसके पेरीफेरी में हम बात करेंगे तो हम जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है या 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है जिसमें जो क्राइसिस हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन, और उस क्राइसिस से पूरी दुनिया को उभरने में लगभग 3 दशकों का, 3 डिकेड्स का टाइम लगा, 30 साल का समय लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में, इन 30 सालों में पूरी दुनिया में एक आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से अस्थिरता बनी रही। एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक वॉर जो कि इस वॉर की, इस युद्ध की, वर्ल्ड वॉर की एक पीड़ादायक या फिर एक बोले कठिन या डिफिकल्ट फेज था। तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है जो इस चैप्टर या सब चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 3.1, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस वॉर के ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आए, वर्ल्ड वॉर के समय क्या क्या बदलाव दुनिया में हुए, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। The First World War, as you know, was fought between two powers blocks. ये आपने 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका इम्पैक्ट, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे ये हुआ, कैसे इसकी रिकवरी हुई, ऑल सच थिंग्स। एंड कैसे हुआ, फिर कौन ट्रीटीज हुई, एवरीथिंग। ऑन द वन साइड वेयर द allies ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, लेटर ज्वाइंड बाय द यूएस। तो इसके एक तरफ जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें दो मेजर ब्लॉक्स थे, दो मेजर पोल्स थे। अलाइज आर्मी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया। और दूसरी तरफ कौन थे, दैट इज सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, या एक्सिस आर्मी भी हम कहते हैं, इसे सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटमन टर्की, ये मेजर कंट्रीज थे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यूरोप की जो बड़ी कंट्रीज थी, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज थी, उनके बीच में ये लड़ाई चल रही थी। अगर बाहर से देखें तो यूएस जो है वो पार्टिसिपेंट था, एलाइज आर्मी की ओर से ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था मेजरली। बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज थी। When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. तो जब अगस्त के महीने में 1914 में स्टार्ट हुआ तो लगा कि कुछ महीनों की बात है, दिसंबर में, क्रिसमस तक ये लड़ाई चल पाएगी। इट लास्टेड मोर देन 4 years, लेकिन ये 4 लंबे सालों तक चलता रहा। तो नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है और उसे ये लग रहा है कि 4 महीने की तो बात है, तो उसे ऐसा नहीं लगता होगा कि बहुत सारा इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाद में होगी। लेकिन वही वॉर जब 4 सालों तक चलती है तो यूरोपियन कंट्री जो इस वॉर में इन्वॉल्व थी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर हो गई। ये आगे हम समझेंगे।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर। इस तरह की लड़ाई इसके पहले कभी नहीं हुई, मतलब दुनिया की इतनी बड़ी ये सबसे पहली लड़ाई थी। द फाइटिंग इन्वॉल्व सिर्फ बड़े, मतलब इन द इन द सेंस ऑफ हाउ ह्यूज द वॉर वॉज, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं कि कितना बड़ा ये युद्ध था, इसके अलावा भी इस तरह का वॉर पहला वॉर था क्योंकि इसमें बहुत सारा जो इक्विपमेंट है, वेपन है, वो ट्रेडिशनल नहीं था, मॉडर्न वॉर था, ये उस जमाने का मॉडर्न वॉर। The fighting involved the world's leading industrial nations, which now harness the vast powers of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. तो ये इस तरह का पहला वॉर था जिसमें कौन इन्वॉल्व हो रहे थे? दुनिया की लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ऐसी कंट्री जिनके पास वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल जोन्स थे, फैक्ट्रीज थी, जिसमें वो ऐसे वेपन्स बना सकते थे अपनी इंडस्ट्रियल पावर का यूज़ करके, मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर का यूज़ करके, ऐसे वेपन्स, टैंक्स, रॉकेट्स ये तमाम चीज़ें बना सकते थे, या उन्होंने बनाई, इस पावर का उपयोग किया इंडस्ट्रियल पावर का, ताकि वो अपने दुश्मनों पर अधिक से अधिक डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके, दुश्मनों के लिए, मतलब जो एनिमीज कंट्रीज थी उन पर। This war was thus the first model industrial war. It saw the use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. ये वो लड़ाई थी जिसने पहली बार मशीन गन्स का यूज, टैंक्स का यूज, एयरक्राफ्ट का यूज, केमिकल वेपन्स का यूज देखा ऑन अ मैसिव स्केल, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। देर वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और ये सब कहाँ से आया? ये जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी जो यूरोप में स्टेब्लिश थी, उनसे ये सभी चीज़ें बनी, तैयार हुई और युद्ध के मैदान में उतरी। To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front line on large ships and trains. तो इस बड़ी लड़ाई, इस वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए मिलियंस, मतलब लाखों में जो सैनिक थे, सैनिकों की भर्ती की गई और उनको ट्रेन में भरकर, शिप में भरकर वॉर स्पेस तक, फ्रंट लाइन तक पहुंचाया गया जहां लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, इसका जो डेथ का और डिस्ट्रक्शन का जो स्केल था, जो स्तर था, वो बहुत बड़ा था। अभी तक इतना बड़ा युद्ध देखा नहीं गया था, सुना नहीं गया था। 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड, 90 लाख सैनिक मारे गए थे और लगभग 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ जो सैनिक थे वो इंजर्ड हुए थे। वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल एज से पहले इतने लार्ज स्केल पर किसी वॉर में लोग मारे जा सकते थे, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और ये सब संभव हुआ क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेपन्स थे वो लीथल थे लार्ज स्केल पर। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड, किल्ड मतलब मारे जाने वाले, मेम्ड मतलब इंजर्ड, वर मैन ऑफ वर्किंग एज। तो नो डाउट आर्मी में जो लोग रहते हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ने जाते हैं, वो यंग एज के होते हैं, वर्किंग एज के होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे या अपाइज हो गए, इंजर्ड हो गए, डिजेबल्ड हो गए, वो किस एज के थे? वर्किंग एज के थे। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज में डेथ्स और इंजरीज की वजह से जो एबल्ड वर्क फोर्स था यूरोप में, उसकी कमी होने लगी। विथ फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन आफ्टर द वॉर। हर एक घर से जो यंगस्टर्स थे वो वॉर पे निकले थे, और इनमें से ज़्यादातर जब मारे गए तो घर में इनकम करने वाले लोगों की कमी होने लगी, जिसने घर के इनकम को, आर्थिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब किया, डिक्लाइन किया। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। ऐसा हुआ कि वॉर के समय इंडस्ट्रीज को भी रीस्ट्रक्चर किया गया, रीप्लान किया गया। क्यों किया गया? ताकि यही इंडस्ट्रीज जो है वॉर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस कर सके। एंटायर सोसाइटीज वर also reorganized so far. As men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. सोशल चेंज भी इससे आया। वॉर से सिर्फ इकोनॉमिकल चेंज नहीं आया, परिवार में चेंज नहीं आया, आर्थिक चेंज या आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, इसने समाज को भी बदला। समाज को कैसे बदला? जब घर के पुरुष युद्ध लड़ने के लिए गए
तो जो इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए मैन फोर्स की ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी, उसकी जगह वुमेन ने लिया फॉर देयर फैमिली इनकम एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर का मतलब लेबर। तो महिलाओं से पहले एक्सपेक्टेशंस ये नहीं की जाती थी कि वो जॉब पर जाए, पैसा कमाए, फैक्ट्रीज में जाके काम करें। लेकिन इस ड्यूरेशन में लार्ज स्केल पर वुमेन घर की आर्थिक स्थिति के कारण और जो मैन फोर्स की ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज को, उसने भी इसे ट्रिगर किया। तो समाज में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला कि महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगी। द वॉर लेड द स्नैपिंग of economic links between some of the world's largest economic powers। तो इसी लड़ाई ने ऐसी स्थिति भी पैदा की जिससे जो लिंक हो रहा था कंट्रीज के बीच में, बिजनेस का, आइडियाज का, थॉट्स का, ट्रेड का, वो इस वॉर की वजह से अफेक्टेड हुआ। क्योंकि यहाँ तो लड़ाई लड़ी जा रही थी, दोस्ती थोड़ी हो रही थी। लिंकेज कब होगा, कंट्रीज कब जुड़ेंगे, जब उनके बीच में दोस्ताना व्यवहार हो, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। तो इस ड्यूरेशन में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको भी बड़ा प्रभाव पड़ा। जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स थे वो आपस में लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके बीच में संबंध या उनके बीच में ग्लोबलाइजेशनल लिंक, ट्रेड लिंक, आइडियाज लिंक, पॉलिटिकल लिंक्स तो पॉसिबल ही नहीं थे। तो इससे नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन का। सो ब्रिटेन बोरोड, अब एक बड़ा चेंज यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक। ब्रिटेन को बड़े स्तर पर लोन लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा। कहाँ से? यूएस से, यूएस के लोगों से मतलब वहाँ के जो अमीर लोग थे जो पैसे लोन या क्रेडिट पर देते थे। Thus the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor। तो यूएस जो इस वॉर से पहले दुनिया से लोन लेता था, उधार लेता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा उधार देने वाला कंट्री बन गया। इन अदर वर्ड, द वॉर्स एंड the US and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens owned in the US। तो हमने इससे पहले देखा कि यूरोप में सभी अमेरिका में सभी यूरोपियंस और दूसरे जो यूरोप की कंट्रीज हैं जो कॉलोनीज बना रही थी, उसने जाकर करना चाहा अमेरिका के रिसोर्सेज को, वहाँ जाकर क्रॉप्स लार्ज स्केल पर ग्रो करवाया, वहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट किए, वहाँ बेहतर ज़िंदगी की तलाश में गए। तो नो डाउट अमेरिका में बहुत सारा संसाधन बाहर की दुनिया के लोगों के कंट्रोल में था। लेकिन इस वॉर के बाद अमेरिका के लोगों के पास उससे ज़्यादा संसाधन दूसरी दुनिया के दूसरे कंट्रीज स्पेशली यूरोप में उन्होंने खरीदे, इन्वेस्ट किए। कुल मिला के अमेरिका और अमेरिका के लोग अमीर हुए इस वॉर की वजह से, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आई और ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार कंट्री बन के सामने आया इस वॉर के बाद। नेक्स्ट पार्ट है इसी चैप्टर का 3.2, पोस्ट वॉर रिकवरी। अब वॉर के बाद रिकवरी कैसे हुई? पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था रिकवरी वॉर के बाद। ब्रिटेन विच वाज द वर्ल्ड्स लार्ज लीडिंग इकोनॉमी in the pre-war period in particular faced a prolonged crisis। ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी था, सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी थी दुनिया की, वो वॉर के बाद एक लंबे प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना उसे करना पड़ा। While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan। क्योंकि ब्रिटेन का पूरा फोकस अपने इंडस्ट्रीज पे था वॉर से पहले, और उस इंडस्ट्रीज के जो प्रोड्यूस थे उसको वो दुनिया में बेचता था, उसमें से एक बड़ा मार्केट था इंडिया में। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने में लगा दिया गया। तो जो मार्केट प्रोडक्ट्स थे जो ब्रिटेन से पूरे दुनिया में सेल होते थे, इंडिया में सेल होते थे, वो ड्रॉप हुए। तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को एक मौका मिला, जापान की इंडस्ट्रीज को एक मौका मिला कि इंडिया और एशिया में वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा सके और अपने प्रोड्यूस्ड गुड्स को इंडिया और एशिया के दूसरे कंट्रीज में सेल कर सके। तो जो दो मेजर चेंजेस हमने देखे हैं, पहला कि ब्रिटेन जो है आर्थिक रूप से कमजोर हुआ,
और अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन के उभरी वॉर के बाद। और वॉर की एक और जो बड़ी चीज हमें देखने को मिली वो ये कि सिर्फ ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल दबदबा था ट्रेड पर पूरे दुनिया के स्पेशली इंडिया पर, वो दबदबा काफी कम हुआ इस वॉर के ड्यूरेशन में, क्योंकि उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे थे उतनी संख्या में, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज बिजी हो गई थी किसमें, वॉर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने में, प्रोड्यूस बनाने में, है ना। तो इंडिया और जापान की इंडस्ट्रीज को बढ़ने का मौका मिला। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन इंडियन मार्केट एंड टू compete विद जापान इंटरनेशनली। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं कि वॉर के बाद जब इंडस्ट्रीज ने, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज ने कोशिश की कि वो वापस से अपना मार्केट कैप्चर करें इंडिया और इंटरनेशनली, तो इंडिया में भी वो उस लेवल पे वापस नहीं आ पाया जो वॉर से पहले उसकी स्थिति थी। मार्केट शेयर जो उसका था वो वॉर के बाद वो रिकवर नहीं कर पाया। और ना ही जापान ने जो उसका मार्केट स्पेस ले लिया था वर्ल्ड ट्रेड में, उसे भी वो रिकवर नहीं कर पाया। Moreover, to finance war expenditures, Britain had to borrow liberally from the US। तो आंख बंद करके पैसा लेना पड़ा, मतलब बिल्कुल उनको इतना लोन लेना पड़ा यूएस से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दिस मीन दैट एट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वाज बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट। यूएस से इतना उधार लिया, दूसरी कंट्री से इतना उधार लिया कि वॉर के बाद ब्रिटेन के ऊपर बहुत सारा कर्जा, ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट, बहुत सारा बाहरी कर्जा उन पर हो गया था। वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, that is to large increase in the demand production and employment। no doubt इतने लार्ज स्केल पे जब वॉर हुआ तो वॉर रिलेटेड प्रोड्यूस, चाहे वो जूते हो, आर्मी की ड्रेसेस हो, बुलेट्स हो, बॉम्ब्स हो, मशीन गन्स हो, इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो ऑटोमोबिल्स हो, ऐसी तमाम चीज़ों की डिमांड सडनली रेज हुई। तो इंडस्ट्रीज में भी लार्ज स्केल पर रिक्रूटमेंट किए गए, नौकरी पर लोगों को रखा गया प्रोडक्शन बढ़ने के कारण। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, और जब ये वॉर खत्म हुआ, इसकी डिमांड खत्म हुई, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। तो जैसे ही ये वॉर बूम खत्म हुआ तो क्या होगा, अब ना जूतों की ज़रूरत है, ना आर्मी ड्रेस की ज़रूरत है, ना हेलमेट्स की ज़रूरत है। तो सडनली क्या होगा, ये लार्ज डिमांड क्या हुआ, सडनली खत्म हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन खत्म हुआ। प्रोडक्शन खत्म हुआ तो ऐसे सभी लोग जो एक्स्ट्रा रखे गए थे उस समय, उन सबको निकाल दिया गया। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज। और सडनली कंट्रीज ने भी अपने जो डिफेंस पे खर्चा है, जो पैसे पे जो वॉर पे खर्चा हो रहा था, उसे उन्होंने ड्रॉप किया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, पीस टाइम इकोनॉमी को नॉर्मल ट्रैक पे ला सके। तो सडनली जब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुआ, जब प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की तरफ से बंद हुआ, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। द डेवलपमेंट्स These developments led to huge loss of job losses in 1921। 1921 में ये सिचुएशन थी। हम 1914 से 1918 की बात कर रहे हैं, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मतलब पोस्ट वॉर सिचुएशन ऐसी हुई कि 1921 में ऐसी सिचुएशन थी कि हर पांचवा ब्रिटिश वर्कर क्या था, वर्कलेस था, जॉबलेस था। मतलब बेरोजगारी इतनी चरम पर थी। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि उसके बाद, वॉर के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों में एक एंजाइटी थी, एक चिंता थी कि आगे क्या होगा, और अनसर्टेनिटी थी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो कि पोस्ट वॉर सिचुएशन में कंटिन्यूसली बनी रही। Many agricultural economies were also in crisis। बहुत सारी कंट्रीज जिनका मेजर फंक्शन क्या था, एग्रीकल्चर से इनकम करना, है ना, वो भी क्राइसिस में आ गई। कंसिडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर्स। हम वीट प्रोड्यूसर्स की बात करें, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थी, पहले भी हम बात कर चुके हैं। ईस्टर्न यूरोप में क्या आता है, रशिया, फिर अभी यूक्रेन, ये दोनों तो दुनिया की सबसे बड़ी वीट प्रोड्यूसर है।
इवन उस समय भी थी और आज भी है। और दुनिया के कई कंट्रीज को जो वीट की सप्लाई है, जहाँ पर खेती लायक ज़मीन नहीं है, या ऐसी कंट्रीज जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती, वो कम्प्लीटली ऐसी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, स्पेसिफिकली ईस्ट यूरोप की कंट्रीज जो लार्ज स्केल पर गेहूं उगाती है। तो जब ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज किस में इन्वॉल्व हुई, वॉर में इन्वॉल्व हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो नो डाउट उनका जो ये सप्लाई था वो बाधित हुआ। वर्ल्ड ट्रेड में ये उस लेवल पर वीट नहीं पहुंचा पा रही थी। When the supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically. जैसे ही ये वीट प्रोडक्शन नहीं पहुंचा मार्केट तक, वीट प्रोडक्शन कम हुआ, तो क्या हुई सिचुएशन? सिचुएशन ये हुई कि नए प्लेयर्स आ गए, नए कंट्रीज ने लार्ज स्केल पर वीट ग्रो किया और मार्केट में सेल किया, वर्ल्ड मार्केट में। वो कौन थे? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जिससे क्या हुआ, वीट प्रोडक्शन ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ। अब जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने वापस से वीट ग्रो करना चालू किया। तो अब वर्ल्ड मार्केट में जो वीट सेलर्स थे, कंट्रीज थे, पहले यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जैसे रशिया यूक्रेन का एग्जांपल हमने लिया। पहले तो वो सोवियत संघ ही था, तो यूक्रेन भी रशिया का हिस्सा था उस समय। तो यही लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते थे, तो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय ये न्यू एंट्रीज आई, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर अब प्रोड्यूसर बढ़ गए और अचानक क्या हुआ, बल्क अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में मार्केट में वीट अवेलेबल हुआ। जिससे हमें हमेशा पता है, या हमेशा का ये सिचुएशन होता है, रूल होता है इकोनॉमी में, कि किसी भी चीज़ का जो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अचानक वीट की इतनी ज़्यादा सप्लाई ने वीट की वैल्यू को बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से वीट के प्राइस कम हो गए और ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इकोनॉमी डिक्लाइन। किसान अपना कर्जा तक नहीं चुका पाए, जो कर्जा लेकर उन्होंने गेहूं उगाया। गेहूं उगाने में मान लीजिए जो लागत आई, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो मान लीजिए 10 किलोग्राम पर 10 रुपीज पर किलोग्राम और वीट का मान लीजिए लागत थी। और जब बेचने गए तो उन्हें लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा था, इतने कम दाम हो गए थे गेहूं के। जिसकी वजह से गांव में भी इकोनॉमी और ख़राब हुई, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी और ख़राब हुई, और किसान भी बहुत ज़्यादा हद तक किस में आ गए, कर्जे में आ गए। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन को हम समझेंगे इन द यूएस, मतलब मास प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन मास प्रोडक्शन, मास मतलब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन, एक ही दिन में हजारों यूनिट्स बनाना, लाखों की संख्या में अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करना, इसे मास प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। और मास प्रोडक्शन जब होता है तो नो डाउट वापस वही कि सप्लाई ज़्यादा, तो वैल्यू, चीज़ों की जो वैल्यू है वो कम, रेट कम होता है, और उस पे इन्वेस्टमेंट भी कम होता है ना। अब ये कैसे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो हम समझेंगे। सो इन द यूएस रिकवरी वॉज क्विकर। यूएस ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था वॉर के बाद, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। दूसरी बात, उसने तो और उधार दिए दूसरी कंट्रीज को, तो यूएस पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट था भी नहीं, और उसकी रिकवरी भी उसने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर ली। When we have already seen how the war helped boost the US economy, after a short period of economic trouble, in the year after war, the US economy resumed a strong growth in the early 1920s. तो वॉर के बाद काफ़ी तेज़ी से उसने रिकवरी किया और ग्रो भी किया। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी इन द 1920s वाज मास प्रोडक्शन, और उसमें एक मेजर रोल रहा ये जो ग्रोथ, ये जो रिकवरी अमेरिका कर पाई, अमेरिका की इकोनॉमी कर पाई, उसमें मेजर रोल किसका रहा? मास प्रोडक्शन का। द मूव द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड begun in the late 19th century, but in 1920s it became the characteristic feature of the industrial production in the US. तो ये तो लेट 19 सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसका मेजर चेंज या बड़े स्केल पर चेंज देखा गया, या मेजर फीचर बनकर ये उभरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूएस में, वो कब हुआ? 1920s में।
A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. फोर्ड की कारें आपने सुनी होगी, यस। तो हेनरी फोर्ड इसके मैन्युफैक्चरर या ओनर थे जिन्होंने ये कार कंपनी स्टार्ट की थी। और सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल चेंज लाए थे, एक नया आइडिया या इनोवेशन लेकर आए थे मास प्रोडक्शन में, जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया, मास प्रोडक्शन के तरीके को चेंज किया, वो थे हेनरी फोर्ड। ही adopted the assembly line of Chicago slaughterhouse। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज में स्लॉटर हाउस में कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, जिसमें सामान रखते हैं तो वो कन्वेयर बेल्ट आगे तक उस सामान को लेके जाता है। तो शिकागो में, अमेरिका में, स्लॉटर्ड हाउस में क्या किया जाता था, एनिमल्स को पिक किया जाता था, कट किया जाता था, वापस उस कन्वेयर बेल्ट पे रख देते थे, तो वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता था अगले काउंटर पर। इस कन्वेयर बेल्ट के जो ये आइडिया था, जिससे लगातार काम चलता रहता था और प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ता रहता था, इसको उन्होंने अपने इंडस्ट्री में यूज किया। और क्या किया उन्होंने, टू हिज कार प्लांट इन डेट्रॉइट। डेट्रॉइट करके कार प्लांट जो है, डेट्रॉइट करके जगह है अमेरिका में, वहाँ पर जो कार प्लांट है, एक्चुअली बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है ऑटोमोबाइल्स के लिए अमेरिका का। वहाँ पर उन्होंने अपने नया कार प्लांट में इस आइडिया को, कन्वेयर बेल्ट वाले आइडिया को, जिसे क्या नाम दिया गया, असेंबली लाइन। ऐसी लाइन जिसमें असेंबल किया जाता है चीज़ों को। Method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace detected by डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। इसमें होता क्या है, अब क्या होता है, जब हम कार बनाते हैं तो पता चला कार के में 17 तरह के पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, मान लीजिए। अब वो 17 तरह के पार्ट्स लगाने के लिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग देखना पड़ता है, या एक ही व्यक्ति वो 17 पार्ट्स लगाने जाए तो उसमें काफ़ी समय लगता है। कन्वेयर बेल्ट या असेंबली लाइन में क्या होता है कि एक व्यक्ति एक ही काम करेगा, तो उसके पास कार का जो ढांचा है वो आएगा, उसमें वो अपना एक काम जो है, मान लीजिए उसको कोई एक चीज़ फिट करनी है, वो फिट करके वो छोड़ देगा, फिर कार का वो ढांचा और कन्वेयर बेल्ट पे आगे बढ़ेगा, असेंबली लाइन पे आगे बढ़ेगा, अगला व्यक्ति अगला चीज़ अटैच करेगा। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है, उसे सब काम में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे एक स्क्रू टाइट करना है तो वो बस वो स्क्रू टाइट करना सीख ले, और लगातार उसे सिर्फ़ स्क्रू ही टाइट करना है। तो असेंबली लाइन में टाइम भी उतना ही मिलेगा उसे, मतलब उसके सामने जो मशीन है, वो मान लीजिए आधे मिनट के लिए रुक रही है, तो आधे मिनट में उसे वो स्क्रू टाइट करना है या कोई भी पार्ट फिट करना है, और जैसे ही वो आधा मिनट खत्म होगा तो वो कार आगे बढ़ेगी। फिर उसके सामने अगली कार आएगी, ये कार का ढांचा आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, उसका चेचिस आएगा, उसमें जो उसे अटैच करना है वो अटैच करेगा और आगे बढ़ती जाएगी। तो इसे बोलते हैं असेंबली लाइन। आपने अगर डिस्कवरी या ऐसे किसी चैनल पर देखा हो कि असेंबली लाइन कैसे काम करती है, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति को एक ही काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ख़त्म करना पड़ता है। तो ये एक नए तरह का इन्वेंशन था, या एक नए तरह की सोच थी, आइडिया थी इंडस्ट्रीज़ में मास प्रोडक्शन के लिए, असेंबली लाइन जिसको बोलते हैं। यस। अब इससे हुआ क्या, स्टैंडिंग इन टू फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। भाई कोई वर्कर बैठ के आराम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगातार काम करना है, अगला सामान आ जाएगा और वो आगे बढ़ गया मतलब उसका काम नहीं होगा, तो आगे का काम रुक जाएगा। टेक अ ब्रेक और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद द वर्कमेट। और ये गपशप लगाने का टाइम खत्म हो गया उसके पास, ब्रेक लेने का टाइम खत्म हो गया। एज अ रिजल्ट, हेनरी फोर्ड कार्स केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट इंटरवल्स। तो लगभग 3 मिनट के इंटरवल में एक नया कार वहां से निकल के आ रहा था, इतनी तेजी से प्रोडक्शन हो रहा था। स्पीड सच मच फास्टर दैट देन दैट अचीव्ड बाय प्रीवियस मेथड। तो इससे पहले किसी भी मेथड में इससे ज़्यादा तेज़ी से कोई कार प्रोड्यूस नहीं कर पाया था। द टी मॉडल फोर्ड वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार। टी मॉडल ये कार का मॉडल है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये पिक्चर देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे। ये इस तरह की जो कार है, टी मॉडल ऑटोमोबाइल्स, जो सबसे पहले इस असेंबली लाइन से निकली थी। ओके, तो हर 3 मिनट में एक कार तैयार होती थी, मतलब असेंबली लाइन के आखिरी पॉइंट पर पहुंचती थी। At first, workers at the Ford factory were unable to cope up with the stress of working on assembly line in which they could not control the pace of work। पहले तो सबको लगा होगा ये काम बढ़ गया हमारा, तो
आराम करने को नहीं मिल रहा, बातचीत करने का टाइम नहीं है, पानी पीने का टाइम नहीं है, इतना जल्दी काम हम नहीं कर सकते। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर, तो लोग नौकरियां छोड़ने लगे बड़ी संख्या में। इन डेस्पिरेशन, निराश होकर फोर्ड डबल द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। तो फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरा आइडिया फेल हो रहा है, तो निराश होकर उन्होंने क्या किया, अपना जो डेली वेजेस था उस समय $2.5 था, तो उसको उन्होंने डबल कर दिया। एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट्स। तो ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स की मांग रखती है कंपनी के मालिकों के सामने, उसको भी बैन कर दिया। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय repeatedly speeding up the production line and forcing workers to work ever harder। तो पहले तो डबल कर दिया सैलरी, तो नो डाउट लॉस होने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने जल्दी रिकवरी की। कैसे? अपने असेंबली लाइन की स्पीड को और बढ़ाकर और ज़्यादा नंबर्स में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके। मान लीजिए पहले वो $2.5 से 500 कार बना पा रहे थे, तो $5 दे के वो 500 की जगह 1000 कार, 1500 कार बना रहे, तो उन्होंने अपने जो लॉस हो रहा था उसको उन्होंने रिकवर कर लिया। बल्कि ये उनका अब तक का सबसे बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था। कॉस्ट कटिंग डिसीजन का मतलब, उन्होंने कॉस्ट कटिंग का मतलब खर्चा कम करना। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा बिजली पे खर्चा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, विंडोज़ बना देंगे ताकि लाइट अंदर जलाना नहीं पड़े, ऐसा कुछ भी सिस्टम अपनाना। भाई लोगों को जो बोनस देते हैं या फिर उनको सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं, ऐसा कुछ भी तरीका अपनाना जिससे जो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें कमी आए, उसके जो उस पे लागत है उसमें कमी की जाए, उसे बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। तो अब तक का, जबकि उन्होंने सैलरी बढ़ाई, सैलरी बढ़ाने के बाद भी ये एक तरह का कॉस्ट कटिंग साबित हुआ, उनकी लागत और कम हुई। फोर्डिस इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन द यूएस, पूरे यूएस में ये प्रैक्टिस फैल गई असेंबली लाइन वाली। दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन 1920s। 1920s तक ये यूरोप की इंडस्ट्रीज में भी इस इस सिस्टम को, इस आइडिया को, असेंबली लाइन को कॉपी किया गया। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइजेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। तो नो डाउट, जैसे मैंने कहा था, मास प्रोडक्शन हुआ तो लागत कम हुई, तो उनका जो प्राइस होगा, कॉस्ट होगा, कार पहले जितने भाव पे मिलती थी, जितने मूल्य पर मिलती थी, उससे कम में मिलेगी, क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ गया, मार्केट में ज़्यादा कार अवेलेबल है, सप्लाई ज़्यादा, वैल्यू कम। Thanks to higher wages, more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars। तो भाई भाव कम हुआ, इधर सैलरी बढ़ गई, डबल हो गई लोगों की, या इंडस्ट्रीज में ज़्यादा वेजेस मिलने लगे, तो लोग कार और ऐसी महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए भी, भाव भी कम हुआ, इनकम भी बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इन चीज़ों को खरीद पा रहे थे। कार प्रोडक्शन इन यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू 5 मिलियन इन 1929। केवल 10 सालों में जो 2 मिलियन कार का प्रोडक्शन था हर साल, वो 5 मिलियन तक पहुंच गया। सिमिलरली देयर वाज अ spurt in the purchase of रेफ्रिजरेटर्स। तो बहुत ह्यूज नंबर में लोग रेफ्रिजरेटर्स भी खरीदने लगे, वॉशिंग मशीन भी खरीदने लगे, रेडियोस भी खरीदने लगे, ग्रामोफोन प्लेयर जो रिकॉर्डर प्लेयर होता था पहले, वो भी खरीदने, ऑल थ्रू द सिस्टम ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब, जैसे हम छोटे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें खरीदते हैं, जैसे आप लोग कभी बजाज फाइनेंस से आपने कोई चीज़ खरीदी हो, जिसमें हम देखते हैं ना, मोबाइल हज़ारों रुपए, 50,000, लाखों रुपए की मोबाइल खरीदते हैं और महीने महीने 2,000 3,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रिक कोई भी गैजेट हो। यस, क्रेडिट पे लेना, उधार पे लेना और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना, इसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड एज हायर परचेस। ओके। The demand of refrigerators, washing machine, etc. was also fueled by the boom in house construction and home ownership, financed once again by loans। तो लोग जो घर नए नए बनवा रहे थे लोन ले लेकर, या नए घर खरीद रहे थे, ये जो घरों की बिक्री बढ़ी या कंस्ट्रक्शन बढ़ा, तो उसकी वजह से भी कार, वॉशिंग मशीन या जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, घर में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इनकी बिक्री और इसलिए भी बढ़ी। The housing and consumer boom of 1920s
created the basis of prosperity in the US। और यूएस में क्योंकि इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही थी, बहुत बड़ी संख्या में घर खरीदे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, और इंडस्ट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट्स भी लार्ज स्केल पर सेल हो रहे थे, तो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डेवलप हुई। अमेरिका जो है और बेहतर इकोनॉमिक पावर बनता गया। लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट अ cycle of higher employment and incomes. Rising consumptions demand more investment and yet more employment and incomes। तो ये हम जानते हैं, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। भाई किसी व्यक्ति को इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी तो उसकी जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मार्केट में जाके सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो वो पैसा घूम कर फिर बैंक के पास जाएगा, बैंक से फिर इंडस्ट्री के पास। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। अगर इन हम जैसे बोलते हैं ना, किसी कंट्री में अगर लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, लोन लेते हैं तो सामान खरीद पाते हैं, मकान खरीद पाते हैं, मकान खरीदते हैं तो उसमें सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, तो लोगों को रोजगार इसी साइकिल से मिलता रहता है। तो अल्टीमेटली जब इंडस्ट्रीज में जॉब मिले, लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने और सामान खरीदे, मकान खरीदे, तो वो पैसा वापस इंडस्ट्रीज के पास गया। इस तरीके से इकोनॉमी और स्ट्रांग होती गई। कहाँ की? यूएस की। इन 1923 the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender। क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था यूएस के पास उस समय, तो लगातार वो दुनिया के अलग अलग देशों को में इन्वेस्ट कर रही थी पैसा, या उनको लोन दे रही थी। तो दुनिया की सबसे बड़ी लोन देने वाली कंट्री वो बनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा यूएस के पास उस समय था, या इवन आज भी है। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years। अगले 6 सालों तक यूएस के इसी कैपिटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ने दुनिया को और साथ ही साथ यूरोप को इकोनॉमिकली रिकवर होने में मदद की। ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट। लेकिन ये सब लंबा नहीं चला। बाय 1929 द वर्ल्ड वुड बी plunged into a depression such as it had never experienced before। ज़्यादा लंबा ये सब नहीं चला और 1920 में एक ऐसी सिचुएशन आई जिसे ग्रेट डिप्रेशन हम कहते हैं, जिसके बारे में अब हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यस। और वो कैसे हुआ, उसमें क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। आज हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या इम्पैक्ट रहा दुनिया पर, और कैसे अमेरिका और दूसरी कंट्रीज स्पेसिफिकली इंडिया और जापान को इससे फ़ायदा हुआ। और अमेरिका में जो असेंबली लाइन थी, एक नया इन्वेंशन था इंडस्ट्री में, उसने कैसे मास प्रोडक्शन को सपोर्ट किया, और मास प्रोडक्शन ने फर्दर कैसे सपोर्ट किया अमेरिका के इकोनॉमिकल ग्रोथ में। तो आज के लिए इतना ही। आप कुछ पूछना चाहे तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।